हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना सिंह अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि हमने क्लास 6 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी चैप्टर 7 तक अपलोड कर चुके हैं, तो आज हम उसके आगे वाले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर के आगे में, देखते हैं हमारा चैप्टर नेक्स्ट क्या है और चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो आपने देखा हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने प्रीवियस चैप्टर का वीडियो जो मैंने डाला है वो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम बस इम्पोर्टेंट नोट्स को ही इंक्लूड करते हैं और आने वाले टाइम में जितने भी चैप्टर हो चुके हैं, 2 चैप्टर और बाकी हैं, 2-4 चैप्टर, वो इंक्लूड करने के बाद हम इन सारे चैप्टर का एमसीक्यू का एक वीडियो डालेंगे जिसमें पता चलेगा कि आपने इन चैप्टर को पढ़ के कितना सीखा है। इससे आप लोगों का एमसीक्यू भी हो जाएगा और इस चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो रही होंगे और अच्छी तरीके से क्लियर भी हो जा रही होंगी चैप्टर वाइज। तो आइए देखते हैं इस नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा है हिस्ट्री का चैप्टर नेक्स्ट। आइए देखें। इस वीडियो में हम देखेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में। अध्याय 9 आज हम करेंगे। इससे पहले 8 चैप्टर हमने कर लिया है। अगर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, एक बार जाकर उन चैप्टर को आप ज़रूर देखिएगा। तो एनसीईआरटी की कक्षा 6 की इतिहास की जो नेक्स्ट अध्याय है 9वां, वो आज हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है व्यापार और व्यापारी। तो आइए देखते हैं कि उस समय पे व्यापार और व्यापारी की क्या स्थिति थी हमारे इंडिया में, उसके बारे में हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। दक्षिण भारत सोने, काली मिर्च और बहुमूल्य रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। जो हमारा दक्षिण भारत का एरिया था वो सोना और काली मिर्च, इसके साथ साथ बहुमूल्य रत्नों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की कीमत इतनी थी कि इसे काला सोना भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन आता है कि किसे काला सोना के नाम से जाना जाता था। तो जो काली मिर्च थी वो रोमन साम्राज्य में इतनी महंगी थी, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि उसे लोग काला सोना के नाम से भी जानते थे। और इसीलिए जो व्यापारी थे इन सामानों को जहाज़ों से समुद्र के मार्ग से वो क्या करते थे, यहाँ से वहाँ ले जाते थे। इसके साथ अगर बात करते हैं तो व्यापारियों द्वारा कई समुद्री मार्गों की खोज की गई। जो व्यापारी थे वो व्यापार करने के लिए कई सारे समुद्र मार्गों की खोज की। इनमें से कुछ ने तटों का अनुसरण किया, कुछ को तट भी मिले, तटों के बारे में भी उन्होंने पता लगाया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के पार कुछ और थे, जहां नाविकों ने समुद्र को और अधिक तेजी से पार करने के लिए मानसूनी हवाओं का लाभ उठाया। अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो उधर भी जो नाविक थे उन्होंने क्या किया कि तेजी से उस जगह को पार करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने मानसूनी हवाओं का भी लाभ उठाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो क्या करते थे, तो वो समुद्री मार्ग से होकर ज़्यादातर व्यापार करते थे। इसके साथ अगर तटों के साथ नए राज की बात करें कि तटों के साथ नए राज कौन कौन से थे, तो इससे पहले देख लेते हैं हम कि नदी घाटी और तटों पर नियंत्रण रखने वाले सरदार और राजा काफ़ी धनी थे। धनी इसलिए थे और शक्तिशाली भी थे। धनी थे तो शक्तिशाली थे, पैसा और पावर दोनों था उनके पास, क्योंकि वो व्यापार में लगे हुए थे और वहाँ से जो भी व्यापार होता था उसका टैक्स के रूप में, कर के रूप में उनको दिया जाता था। इसके साथ ही अगर बात करें तो लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य, ये जो 3 थे ये शक्तिशाली हो गए थे। ये बहुत ज़्यादा प्रमुख शक्तिशाली थे और आगे जाकर इन 3 प्रमुखों के सत्ता के 2 केंद्र थे। इनका जो 2 था सत्ता का केंद्र, अंतर्देशीय और एक तट, ये दोनों उनका सत्ता का केंद्र था। जैसे कि अगर बात करें तो इन 6 शहरों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। वो 2 कौन कौन महत्वपूर्ण थे, जैसे कि महत्वपूर्ण की अगर बात करें तो पुहार या कावेरी पट्टनम, ये चोलों का क्या था, बंदरगाह था जहाँ से व्यापार किया जाता था। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो मदुरै था वो मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पांड्यों की राजधानी क्या थी, तो मदुरै, मदुरै उनकी राजधानी थी। और बंदरगाह पूछता है तो पुहार या कावेरी पट्टनम चोलों का बंदरगाह था।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सरदार जो काफ़ी शक्तिशाली और धनी हो गए थे, तो वही था कि इन सरदारों ने लोगों से उपहार मांगे और प्राप्त किए और सैन्य अभियानों पर भी गए। इसके साथ जो संगम संग्रह में अनेक कवियों की रचनाएं, प्रमुखों की प्रशंसा में रचित कविताएं मिलती है। अब इसकी पता हमें कैसे चलती है, तो संगम संग्रह जो है उनमें कई कवियों की रचनाएं हमें देखने को मिलती है, जिसमें इनकी प्रशंसा करते हुए कविताएं लिखी गई है। जैसे कि अगर दूसरे बात करें तो हम सातवाहन के बारे में बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनकी स्थिति। तो लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहनों के नाम से जानने वाला एक राजवंश शक्तिशाली हो गया। अब सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थे वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये पूछता है कि सातवाहनों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे, तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए। इसके साथ सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में भी जाना जाता था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस वंश के शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था, तो सातवाहन, जिसका शाब्दिक अर्थ था दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ था दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग। इसके साथ जो दूसरी टॉपिक है वो है हमारा सिल्क रूट की कहानी। तो आइए जानते हैं सिल्क रूट की कहानी के बारे में। तो रेशम की समृद्ध चमकदार रंग और चिकनी बनावट इसे अधिकांश समाजों में अत्यधिक मूल्यवान कपड़ा बनाते हैं। तो अगर रेशम के कपड़े की बात करें तो वो समृद्ध चमकदार और चिकनी बनावट के कारण उसे मूल्यवान कपड़ा कहा जाता है, और वो है। अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें कि रेशम बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये भी आपके बुक में दी हुई है। तो रेशम के कीड़ों के कोकून से कच्चा रेशम निकाला जाता था। जो कोकून था रेशम के कीड़ों के कोकून से कच्चा रेशम निकाला जाता था, धागे में काटा जाता था और फिर कपड़े में बुना जाता था। तो ये पूरा आपकी बुक में दी हुई है। इसके साथ ही अगर और बात करें तो रेशम बनाने की तकनीक की आविष्कार की बात करें तो सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ था। अगर तकनीक की बात करें कि रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो हम चीन में हुआ था। कब हुआ था, तो 7000 साल पहले। इसके साथ ही चीन के जो कुछ लोग थे जो पैदल या फिर घोड़े के पीठ या ऊंट पर दूर दूर तक जाते थे और रेशम के कपड़े अपने साथ ले जाते थे। इसके साथ जिन्होंने इस रास्ते का अनुसरण किया उन्हें सिल्क रूट के नाम से जाना लगा। अब जिस रास्ते से वो सिल्क के कपड़ों को ले जाते थे, चाहे वो पैदल ले जाते हों या घोड़ों के साथ ले जाते हों या फिर जैसे हमने देखा कि ऊँट के द्वारा ले जाते हों, तो जिस रास्ते से वो सिल्क के कपड़े ले जाते थे वह रास्ता सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही कुछ राजाओं ने मार्ग के बड़े हिस्सों को नियंत्रित करने की भी कोशिश की, क्योंकि वे उन करों और उपहार से लाभान्वित होना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस मार्ग से रेशम के कपड़े जा रहे हैं वहाँ हम नियंत्रण कर ले, ताकि टैक्स के रूप में, कर के रूप में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। इसके साथ नेक्स्ट जो हमारा वंश है वो है कुषाण। तो आइए कुषाणों के बारे में बात करते हैं। तो सिल्क रूट को नियंत्रित करने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध थे हमारे कुषाण शासक, जिन्होंने मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया। कुषाणों ने कहाँ शासन किया, तो मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत पे शासन किया। कुषाणों की शक्ति की दो प्रमुख केंद्र थी, पेशावर और मथुरा। यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि कुषाणों की शक्ति के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन थे, तो पेशावर और आपका मथुरा, ये दोनों कुषाणों के प्रमुख केंद्र थे। इसके साथ कुषाण इस उपमहाद्वीप के उन शुरुआती शासकों में से थे जिन्होंने सोना जारी किया था, सोना के सिक्के जिनके सिक्के सिल्क रूट के व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ सोने के सिक्के होंगे जिन्होंने कुषाण शासक ने सोने के सिक्के जारी किया था, जो सिल्क रूट के व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। अब दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है बौद्ध धर्म का प्रसार। अब इसी टाइम पे जो व्यापारियों का समय था, तो वहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ।
तो सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक हमारे कनिष्क थे। सबसे प्रसिद्ध जो कुषाण शासक थे वो कौन थे? कनिष्क थे, जिन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया जहां विद्वान मिलते थे और मामलों पर चर्चा किया करते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस कुषाण शासक ने बौद्ध परिषद का आयोजन किया? तो वो कनिष्क थे। इसके साथ ही अश्वघोष एक कवि थे जिन्होंने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष जो कि एक कवि थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की और ये उनके दरबार में रहते थे। किनके दरबार में रहते थे? तो कुषाण शासक जो कनिष्क थे उनके दरबार में अश्वघोष रहते थे। इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म का एक नया रूप विकसित हुआ जिसे महायान बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता था। तो महायान के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि महायान क्या था। तो महायान बौद्ध धर्म की दो विशिष्ट विशेषताएं थी। आइए महायान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें तक्षशिला और मथुरा जैसे स्थानों में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण शामिल था। जो महायान थे वो बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण करते थे, उनकी उपासना करते थे। इसके साथ ही बोधिसत्व या ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों में विश्वास को भी बल मिला और यह मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान जैसे स्थानों में फैल गया। तो धीरे धीरे हमारा जो बौद्ध धर्म था वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हमने देखा कि भारत के बाहर भी जो देश थे वहाँ भी उनका फैलाव होने लगा। इसके साथ ही जो थेरवाद बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाने वाला बौद्ध धर्म का पुराना रूप था। कौन? थेरवाद। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। जो थेरवाद था, जो बौद्ध धर्म का पुराना रूप था, वो भी धीरे धीरे दूसरे बहुत सारे देशों में फैल गया। यहाँ पर कुछ बुक में पिक्चर दी हुई थी जो मैंने लगाई हैं। ये आपका कार्ले का गुफा है, ये जो कि महाराष्ट्र में है। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है, लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो तीर्थ यात्रियों की खोज, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है तीर्थ यात्रियों के बारे में। तो आइए अब तीर्थ यात्रियों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो तीर्थ यात्री पुरुष और महिलाएं हैं जो पूजा करने के लिए या पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। तो ये या तो पुरुष या महिलाएं दोनों हो सकते थे। आइए इनके बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। तो इनमें से सबसे प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हैं, वो हैं आपके फाहियान या कहीं फाशियान भी इनका नाम दिया गया है, जो लगभग 16 वर्ष पूर्व उपमहाद्वीप में आए थे। इसके साथ ही जुआन जैंग जो लगभग 1400 साल पहले आए थे। तो ये नाम याद रखना है कि सबसे पहले कौन आए थे? आपके फाहियान आए थे, जो कि एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे। आई किंग जो वान जैंग लगभग 50 साल बाद आए थे। ये बहुत बाद हमारे इंडिया में आए थे, भारत देश में आए थे। इसके साथ अगर बात कर लेते हैं तो इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का विवरण भी जोड़ा है। जितने भी तीर्थयात्री यहाँ पर आए, भ्रमण करने आए, उन्होंने अपना विवरण जरूर लिखा, जिसमें जिस भी जगह पे वो घूमने जाते थे या जिस भी बात से वो प्रेरित होते थे, जिस भी संस्कृति उनको अच्छी लगती हो या बुरी लगती थी, उन दोनों के बारे में वो इसमें लिखा करते थे। आइए नेक्स्ट बात हम करते हैं भक्ति की शुरुआत की, कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। तो इस समय के दौरान कुछ देवताओं की पूजा, जो बाद के हिंदू धर्म की एक केंद्रीय विशेषता बन गई, इसका महत्व काफी बढ़ गया। इन देवताओं में शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी शामिल थे। तो जो भक्ति का आगमन हुआ, इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा इन देवी देवता शामिल थे, इनकी पूजा शामिल थी। इन देवताओं की पूजा भक्ति के माध्यम से की जाती थी, जिसे आमतौर पर एक व्यक्ति द्वारा चुने हुए देवता के प्रति समर्पण के रूप में समझा जाता था। तो ये भक्ति में क्या था कि जो एक व्यक्ति है वो जिस भी देवी या देवता को मानता था, वो उनको प्रति समर्पण होकर पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा और भक्ति करता था।
भक्ति का विचार भगवत गीता में मौजूद है, जो हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक है जिसे महाभारत में शामिल किया गया है। भक्ति की प्रणाली का पालन करने वालों ने विस्तृत बलिदानों के प्रदर्शन के बजाय किसी देवी या देवता की भक्ति और व्यक्तिगत पूजा पर जोर दिया है। तो भक्ति ने क्या कहा है, भक्ति में देवी देवताओं की पूजा और उनकी आराधना पर जोर दिया है। उसमें विश्वास को बताया है कि जो जिस भी देवी या देवता को मानते हैं, जिनके प्रति उनकी श्रद्धा है, वो उनकी इसमें पूजा करते हैं। इस विश्वास प्रणाली के अनुसार यदि कोई भक्त चुने हुए देवता की शुद्ध मन से पूजा करता है तो देवता उस रूप में प्रकट होंगे जिस रूप में वो चाहेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भक्ति जो है वो धीरे धीरे पूरे मन के साथ लोगों के द्वारा अपने भगवान के लिए किया जाने लगा, और उनकी ये श्रद्धा थी कि अगर हम पूरे मन से अपने भगवान की पूजा करेंगे तो वो हमें उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें चैप्टर बहुत बड़ा मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ उन बातों को ही डाला है जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं। ऐसे डालने का इसमें बहुत कुछ भी डला सकता था, मतलब शामिल कर सकते थे जो आपके चैप्टर में है, पर जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा और जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से लगा कि आएगा आपके एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ डाला है। चाहे वो तीर्थ यात्रियों के नाम हो और वो कब आए हैं उनका यहाँ पे कालक्रम भी दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसका नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और जैसे ही चैप्टर क्लास 6 का ये वीडियो ख़त्म होता है तो बहुत जल्द इसकी MCQ की वीडियो भी मैं लाने वाली हूँ, और साथ में क्लास 7 की वीडियो भी अब स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।